हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं सॉइल साइंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस के बारे में, यानी कुछ प्रभाषिक शब्दावली हैं जो क्या है कि सॉइल केमिस्ट्री के अंदर लगती हैं और एग्रीकल्चर में बहुत काम आती है वो चीज़ें। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एग्रीकल्चर में यानी कि सॉइल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें से जो पहला नाम है वो यही है, मृदा यानी कि सॉइल। तो इसमें अपने पढ़ेंगे कुछ एक नाम है उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये नाम कैसे बने हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ पर इनका यूज़ होता है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में अपने थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो जो सोयल है वो सोलम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, सोयल जो शब्द है वो सोलम शब्द से मिलकर बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है जो क्या है कि सोलम शब्द से मिलकर बना है। इसका जो मतलब है यानी मीन है वो फर्श होता है, यानी फ्लोर। फर्श कहने का मतलब है ये इस प्रकार से मृदा की ऊपरी सतह है, इसको क्या बोलते हैं, अपने फर्श बोलते हैं, जिसमें क्या है कि उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं और जो प्लांट हैं वो ग्रोथ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपने सोइल बोलते हैं। अगर अब डेफिनेशन लिखनी हो कि मृदा यानी सॉइल की डेफिनेशन क्या है, तो उसके बारे में अपने लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसमें क्या है कि पोषक तत्व, जो क्या है कि पोषक तत्वों युक्त होती है और जिसमें प्लांट है वो अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मृदा। तो ये था मृदा के बारे में। अब आगे सेकंड है, मृदा से संबंधी ही एक टर्म आती है पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी का मतलब, अब इसको अपने डिफाइन करते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसको। पेडोलॉजी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन और लोगोस। तो जहाँ पर लॉजी या नोमी लगा होता है वो मैंने पहले भी बताया किस भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। सारे ग्रीक भाषा के होते हैं जिनके पीछे लॉजी और नोमी लगा होता है। केवल पोमोलॉजी जो है वो लैटिन वर्ड है। और पेडोन का मतलब सोइल होता है। ठीक है, अब पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि सॉइल केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर का, ठीक है, कणों का यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनकी संरचना का और उनकी उत्पत्ति वगैरह का। ठीक है, कहाँ से मिलकर बने होते हैं, उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स है, किस चट्टान से मिलकर बने होते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन अपने करेंगे पेडोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक शब्द आता है इडेफोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब है दो शब्दों से ये भी मिलकर बना है, इडेफोन या इडेफोस और लोगोस। ठीक है, लोगोस है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। और इडेफोन का मतलब होता है क्रॉप सोयल रिलेशन। ठीक है, क्रॉप सोयल रिलेशन होता है, यानी कि मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है, इडेफोलॉजी का मतलब होता है मृदा का जो अध्ययन है वो उच्च पादप वर्ग से या उच्च पादप जो है, यानी कि जैसे अपने फसलें लगाते हैं मिट्टी के अंदर, उनके संबंध में, यानी कि अपने क्या करते हैं, फसलों का मृदा का अध्ययन फसलों के संबंध में करना। ठीक है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाएगी, कौन सी फसल यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा दे सकती है, किस प्रकार की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी का होना जरूरी है, यानी उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है उसका जो अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, इडेफोलॉजी बोलते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन है, मृदा यानी कि सोइल और इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी, मैंने आपको बता दिया है। अब एक नाम आता है इसमें ह्यूमस। मैं यहाँ पर सीधे ही आपको बता रहा हूँ, ह्यूमस नाम कई बार आता है। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो है वो मुख्य रूप से मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर पड़ा रहता है। ये एक होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, यानी कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और यह कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने से यह किस कलर का होगा, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन। ठीक है, यानी कि गहरा भूरा हो सकता है या फिर ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर है वो इस प्रकार का होता है। अब ये क्या होता है ह्यूमस, तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे पौधे की पत्तियां वगैरह होती है या फिर जो मिट्टी के ऊपर है जीव जंतु जो भी हैं, यानी कि प्राणियों का अवशेष हैं, वो चीज़ें सारी यहाँ पर पड़ी रहती हैं और इन्हें सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, जिससे यह मिट्टी के अंदर मिल जाता है सारा का सारा। और यह क्या है कि टॉप सोइल पर पाया जाता है, बाकी जगह पर यह नहीं होता है, टॉप सोइल के अंदर ही होता है केवल। और जो मैंने पीछे वीडियो एक सॉइल होरिजन या सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, उसमें सारा कुछ बताया है कि जो ए संस्तर है और ये दोनों लगभग क्या है कि टॉप सोइल में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर खेती की जाती है वो मृदाएं ओ संस्तर के अंदर मिल जाती हैं, इसलिए जो ए संस्तर है वो ओ के अंदर कन्वर्ट होकर के ए संस्तर ही बना लेता है। ओ संस्तर जो ये है ह्यूमस, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है वो उथल पुथल नहीं होती है, यानी उसके अंदर निराई उड़ाई या जुताई वगैरह के कार्य बहुत ही कम किए जाते हैं, इसलिए यह
यानी कि ओ और ए संस्तर है वो आपस में मिलते नहीं हैं, और जहाँ पर अपने फसलें लगाते हैं वहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ह्यूमस है वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो ये ह्यूमस के बारे में था। आगे एक शब्द आता है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश का मतलब होता है रंध्र प्लस अवकाश। तो नाम से स्पष्ट है, रंध्रों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको रंध्रावकाश कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से रंध्र होते हैं, बीच में जो खाली स्थान होता है उनको रंध्रावकाश कहा जाता है। तो ये रंध्रावकाश की डेफिनेशन होगी, यानी रंध्रावकाश क्या होते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मैंने आपको बता दिया है, जैसे सॉइल ओरिजिन होते हैं अलग अलग, यानी सॉइल प्रोफाइल है ये, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल का वीडियो पीछे मैंने विस्तार से बताया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो जो सॉइल प्रोफाइल होते हैं उसमें ऊपरी ऊपर वाला जो संस्तर होता है यानी कि ओरिजिन होता है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है। उससे जो नीचे वाला होता है वो सब सॉइल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, इसको छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो टॉप सॉइल है उसी को अपने बोलते हैं सरफेस सॉइल, ठीक है, सरफेस सॉइल। तो जो सरफेस सॉइल है वो ही टॉप सॉइल के रूप में आती है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने अगले जो डेफिनेशन है उसके बारे में। एक नाम आता है इसमें स्थिरीकरण। स्थिरीकरण नाम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। स्थिरीकरण का मुख्य रोल क्या होता है। स्थिरीकरण का मुख्य रोल होता है वायुमंडलीय जो यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो मुख्यतः क्या होता है, अप्राप्य रूप में होता है, यानी उसको पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, उसको पौधों की जड़ों तक यानी कि भूमि के अंदर पहुंचाने का काम करता है इस प्रकार से। और फिर वो क्या है कि पौधों के यानी जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है टिप पोर्शन या फिर इस प्रकार से पत्तियों वगैरह तक पहुंचाने का काम है वो इसके अंदर जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जो जीवाणु है या फिर दूसरे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो जीवाणु हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो उस पूरे जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्थिरीकरण, यानी कि एक प्रकार से कन्वर्ट करने की जो क्रिया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की जो क्रिया है, यानी कि इसको बोलते हैं अकार्बनिक नाइट्रोजन को मुख्य रूप से कार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है उसको स्थिरीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार एक खनिजीकरण है तो वो इसका उल्टा होता है, कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की क्रिया खनिजीकरण कहलाती है। तो ये जो नाम है वो उससे आप याद रख सकते हैं। खनिजीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी है। कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया खनिजीकरण कहलाती है। स्थिरीकरण क्या है, अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया स्थिरीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे इसमें एक नाम आता है मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है मुख्य रूप से, कोलाइड का मतलब यही होता है कि जिनका 100 मिली माइक्रोन से ज़्यादा होता है, या फिर वो जो है क्या मुख्य रूप से ये आकार होता है जिन कणों का, तो ये साइज़ है 100 मिली माइक्रोन, ठीक है। और मृदा कोलाइड क्या है, जिनका आकार क्या है 1 से 100 मिली माइक्रोन साइज होता है, यानी कणों का जो साइज़ है वो ये मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अपने मृदा कोलाइड। तो ये आपके डेफिनेशन है वो लगती है, एक लेसन लगता है कोलाइड यानी मृदा कोलाइड, उसके अंदर है ये चीज़ें। एक अपनी चीज़ पढ़ते हैं पीएच। पीएच के बारे में पता होना चाहिए आपको। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नाम याद रख लेना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ बोलते हैं इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आपको याद रखना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सूत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो जो इसकी डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग सूत्र है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो डेफिनेशन होगी वो होगी हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन है, ये प्लस लगा दिया, आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, ये इस प्रकार का जो ब्रैकेट का निशान है वो सांद्रता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को यानी लघुगणक को पीएच कहते हैं। अगर ये आपको सूत्र आता है तो डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन आती है तो सूत्र लिख सकते हो आसानी से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को पीएच कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, सिंपल सी है, ये बहुत काम की चीज़ है, आपके खूब काम आएगी। आगे है इसमें कुछ एक और डेफिनेशन है, कुछ एक नाम है। इसमें एक नाम आता है आपके लीचिंग। तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है ये कोई मृदा सतह है, इसके ऊपर जल है, ठीक है। ज़्यादा जल होने के कारण वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ बहने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, फोर्स लगता है यहाँ पर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो उसके साथ में ये क्या ले जाता है, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण जो है या खनिज तत्व हैं उनको साथ में बहाकर नीचे की तरफ ले जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रोसेस होती है यानी कि मृदा सतह पर पड़ा हुआ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जाता है, तो वो अपने साथ में मिनरल्स यानी कि खनिज लवण और पोषक तत्वों को अपने साथ में बहाकर नीचे की तरफ ले जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग,
ठीक है। हिंदी में इसको अपक्षालन बोलते हैं या निक्षालन बोलते हैं, आप इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। वो होता है लीचिंग। एक होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन नाम याद कर लेना आप, स्पेलिंग आपको लिख सकते हो। इनफिल्ट्रेशन है, हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में याद कर लेना, कंफ्यूज हो मैं खुद इसमें। एक इनफिल्ट्रेशन होता है, एक परकोलेशन होता है। इंग्लिश में नाम है वो सरल याद हो जाते हैं, और जो हिंदी है इनकी थोड़ी हार्ड है, तो आप इंग्लिश में याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक इन्फिल्ट्रेशन होता है, एक परकोलेशन होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो समझ लेना। निक्षालन में क्या होता है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट नीचे जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मृदा सतह, ठीक है, जल सोख रही है मृदा सतह, मृदा सतह ने जल सोख लिया है, मृदा के ऊपर कोई जल नहीं है अभी, ठीक है, सूखी हुई है ऊपर से, परंतु मिट्टी के अंदर एनी टाइम जल है वो भरा रहता है, ठीक है। उस जल का धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना परकोलेशन कहलाता है, यानी वो जल जो भूमि में पड़ा हुआ है कई दिनों से, लंबे समय से, उसका धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है, सॉरी इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये तो नीचे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब परकोलेशन क्या होता है, सेम प्रोसेस परकोलेशन में भी होती है, भूमि के ऊपर जल नहीं है, ये भूमि की ऊपरी सतह है, ठीक है। अब इनफिल्ट्रेशन से यहाँ तक आ गया, मान लो इनफिल्ट्रेशन होकर के जल यहाँ तक आ गया है। परकोलेशन में क्या होता है, भूमि की जो ये नीचे वाली सतह है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सॉइल प्रोफाइल में बताया हुआ है कि ये ओ संस्तर है, टॉप सॉइल है, ये ए संस्तर है, टॉप सॉइल में आता है, बी संस्तर है, सब सॉइल में आता है, सी संस्तर है, यानी कि बी और सी के बीच में, ये मान लो बी और सी आ गया, ये इतनी जगह। तो इसमें परकोलेशन में क्या होगा, जल यहाँ तक आया हुआ है ना, ये नीचे, यानी कि ये कठोर सतह है, उसको तोड़ करके जल नीचे चला जाता है, और ये जो जल होता है वो पौधे की जड़ क्षेत्र, पौधे का जड़ क्षेत्र यहाँ तक है, इससे नीचे चला जाता है, तो पौधे की जड़ें यहाँ तक नहीं आ सकती, इसलिए यह जो जल है वो अनअवेलेबल हो जाता है, यानी अप्राप्य हो जाता है, इसलिए इसको परकोलेशन कहते हैं। तो परकोलेशन के अंदर जो जल है वो पौधे के जड़ क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी नीचे चला जाता है, वो कभी भी पौधे को प्राप्त नहीं होता है। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, सामान्य रूप से जो जल है वो धीरे धीरे नीचे गति करता है। लीचिंग में क्या होता है, जल जो भूमि के ऊपर पड़ा हुआ है वो दबाव के कारण नीचे की तरफ गति करता है, और उसके साथ में मिनरल्स न्यूट्रिएंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सॉइल जो प्रोफाइल वाला टॉपिक करवाया उसमें बताई हुई है। एक होता है सीपेज, सीपेज यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रिसाव, ये मुझे याद है, ठीक है। रिसाव का मतलब होता है किसी भी, जैसे वाटर सोर्स है, जैसे ये नहर है, ठीक है, ये नहर है, इस प्रकार से होती है नहर, इस तरफ आ रही है, ठीक है, दिखाई नहीं देगी आपको, आपको बस इतना ही देखना है, ये नहर है, ये भरी हुई चल रही है, पानी बहुत है इसमें, ठीक है। अब नीचे की तरफ जा रहा है जल, उसको बोलेंगे अपने इनफिल्ट्रेशन। मृदा की कठोर सतह को तोड़कर नीचे जा रहा है उसको बोलेंगे अपने परकोलेशन। साइड में जो जा रहा है उसको बोलेंगे सीपेज, रिसाव, ठीक है। यानी किसी भी जल स्रोत यानी वाटर सोर्स से जल का हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल गति करना, ये हॉरिजेंटल होता है इस प्रकार से, ये वर्टिकल होता है, तो हॉरिजेंटल गति करता है उसको बोलते हैं सीपेज, और ये ज़्यादातर किस में होता है, वाटर जो सोर्सेज होते हैं यानी जल स्रोत होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है। तो ये 3-4 जो नाम हैं वो अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये नाम कहीं पर भी आते हैं, जैसे आगे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनके अंदर आएगा, सीधा लिखा हुआ आएगा, परकोलेशन बढ़ता है, इनफिल्ट्रेशन बढ़ता है, निक्षालन बढ़ता है या घटता है, निक्षालन बढ़ेगा तो मिनरल जो न्यूट्रिएंट की मात्रा में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो ये अगर आपको पता है किसी पेज क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। इसकी आप डेफिनेशन जानते ही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल केमिस्ट्री में। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है, पोषक तत्व क्या चीज़ है, जिनसे क्या है कि पौधे अपना जो जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनको सारों को पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्वों की डेफिनेशन लिखनी हो तो जो भी तत्व यानी कि वे तत्व जो क्या है कि पौधे की वृद्धि यानी कि ग्रोथ व विकास यानी कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, यानी जो पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या है, 17 होते हैं। इनके बारे में वीडियो बना रखी है मैंने, नॉर्मल सा बता रहा हूँ। 17 होते हैं, जिनमें से क्या है कि इनको अलग अलग बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को बांटा गया है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, ठीक है। प्राथमिक के अंदर 6 होते हैं और इसमें 3 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनपीके, और ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बाकी जो बच गए 17 होते हैं और बाकी बच गए 8।
8 जो हैं वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है कि मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, डेफिनेशन बताइए, तो मुख्य पोषक तत्वों का मतलब होता है अपनी, मैंने एक पीछे वीडियो बनाई है पीपीएम के बारे में, पीपीएम क्या होता है वो देख सकते हैं आप। तो जिनको क्या है कि एक पीपीएम से ज़्यादा की आवश्यकता होती है वो मुख्य होते हैं, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। 1 पीपीएम से ज़्यादा की आवश्यकता होती है वो मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। और जिनको 1 पीपीएम से कम की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अपने सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यानी जिन पोषक तत्वों की मात्रा पौधे को 1 पीपीएम से कम आवश्यकता होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिनको ज़्यादा होती है वो मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये नॉर्मल सी कुछ एक डेफिनेशन थी जो क्या है कि शायद आपके काम आएगी। थोड़ा थोड़ा कुछ बताया मैंने, इतना अगर आप इसमें जान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक अगर 2-4% भी आपकी ये चीज़ें काम आती है तो जो मेरा वीडियो बनाने का जो एम है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, इतना कुछ आप अगर इसमें से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेकर आते हैं। आपका जो +2 या +1 का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे धीरे धीरे, जो रेगुलर टॉपिक के रूप में करेंगे। ऐसे आगे पीछे टॉपिक नहीं चलेंगे, अब 1-2 दिन के अंदर रेगुलर क्लास चलेगी। धन्यवाद।